नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी 2026 को लेकर क्या कुछ अपडेट है। कोर्ट की हीयरिंग्स जो हुई है बैक टू बैक, एक एक दो दो दिन छोड़ छोड़ के, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आई। क्या ये भर्ती रद्द होने वाली है क्या? इसके अलावा आपके बहुत सारे और क्वेश्चन की 3540 पदों पर बैकडोर एंट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे क्या, बिना किसी एग्ज़ाम या फिर प्रॉपर इंटरव्यू के। या फिर RVRES जो राजस्थान वॉलेंट्री रूरल एजुकेशन सर्विस थी, क्या उसकी कहानी का जो इतिहास है वो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वो वाला सिस्टम होगा क्या? या फिर सरकार के हाथ में क्या है, सरकार क्या चाहती है, क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती क्या? क्या ये जो 2-2,500 लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में रिट लगाई है विद्या संबल योजना के अंतर्गत, क्या ये सरकार से बड़े हो गए हैं? क्या फिर आने वाले समय में इन चीज़ों से प्रेरित होकर जो विद्या संबल स्कूल में आ रही है, क्या उसमें भी ऐसी चीज़ें होंगी क्या? क्या स्थायी भर्तियों का जो एक दौर है वो राजस्थान में समाप्त होगा क्या? और कुछ और भी बिंदुओं पर बात करेंगे कि ऐसी स्थिति में एक अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए। एक कैंडिडेट जो इस समय बेरोजगार है, जो इस समय इंतज़ार में है कि कब भर्ती आए, मैं तैयारी करूँ, मैं अपना भविष्य संवारूँ, तो उसको क्या करना चाहिए। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और जानेंगे कि कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं उसमें से क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और एक पूर्वानुमान कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और भर्ती रद्द होगी नहीं होगी, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि भर्ती रद्द होगी क्या, तो देखिए रद्द होती तो फिर जो हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है, वो पहले ही झटके में रद्द कर देते कि नहीं, अब आपको करवानी नहीं है, अब आप ख़त्म करो इसको इसी जगह। तो देखिए, पूरी तरह से तो रद्द नहीं होगी, और जो कुछ चीज़ें सुनवाई में सामने आई है वो ये है कि विद्या संबल योजना में जो लगे हुए हैं साथी व्याख्याता, तो उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, और जो पोस्ट रिक्त रह गई है उसके ऊपर जो है वो रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब टीचिंग एसोसिएट को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब रिक्त पद कितने, और जो भरे हुए पद हैं वो कितने कितने अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट चले गए हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 3540 पदों पर ये भर्ती है, और ऐसा माना जा रहा है, अब ये कोई मैं ऑफिशियल आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बहुत लेट लेकर आया, नहीं तो मैं कब का ही ले आता जब 17 तारीख को हियरिंग हुई थी, 19-21 को भी। तो सबसे पहली बात कि एक जो अनुमानित चीज़ें वो मैं आपको बताऊं कि 3540 में से 2500 के समथिंग जो है वो रिटेन लग चुकी है, मतलब 2500 पदों पे विद्या संबल योजना के सहायक आचार्य कार्यरत हैं। अब ये जो 1000 पद बच गए हैं और राजस्थान, वो किन विषयों के हैं और किस कारणवश वो रिक्त रह गए। विज्ञप्तियाँ तो सभी पे निकलती है, और क्या वो कोर्ट नहीं गए क्या, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि भविष्य की गर्त में है। तो 1000 पदों पे इसको कंटिन्यू करेंगे टीचिंग एसोसिएट को। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि यार 1000 पदों पे नौकरी मिलेगी, नहीं, क्योंकि ये 1000 पद वो है जो या तो इंग्लिश विषय के हैं, क्योंकि इंग्लिश में लेक्चरर मिलना बड़ा कठिन रहता है, या संस्कृत के हैं, या होम साइंस के हैं, या और जो सब्जेक्ट है जिसमें अभ्यर्थी थोड़े से कम है। अच्छी बात है, अगर इनके ऊपर भी अगर 5 साल की नौकरी मिलती है तो बढ़िया है। लेकिन जो मेन कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, बहुत जो अपना एक बहुत बड़ा प्रतिशत अभ्यर्थियों का लेके रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, ये जो सारे पद हैं, इनके ऊपर वैकेंसी आपको शायद ज़ीरो देखने को मिले, क्योंकि इसमें बहुत अभ्यर्थी हैं और लगभग सभी अभ्यर्थी काफ़ी सालों से लगे हुए विद्या संबल योजना में, और उन सब ने मोस्टली रिटेन लगा दी है। तो इन पदों पे कोई इन विषयों पे कोई पद रिक्त फिलहाल मुझे नहीं लगता। शायद कोई एक आधा कहीं रह गया हो किसी कोने में, तो अलग बात है, बाकी नहीं होगा। बाकी विषयों का ही होगा। सीधी सी बात है, 300 से 400 तो कॉलेजें हैं, तो 400 पद तो ऑलमोस्ट यही हो गए अगर केवल इंग्लिश के जोड़े। फिर संस्कृत में भी थोड़े हो जाते हैं, होम साइंस में भी हो जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें अभ्यर्थी इतनी संख्या में नहीं है, उन पदों पे आ सकती है। अगर आ सकती, क्या मतलब, ये कंटिन्यू हो सकती है टीचिंग एसोसिएट। बाकी जो बहुत जिसमें अभ्यर्थी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि यार मेरे को इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या टीचिंग एसोसिएट ही सही 5 साल के लिए बनना है, आगे 3 साल इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पदों के अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नुकसान का सौदा हो सकता है। तो अब इस स्थिति में आगे क्या, क्या ये बैकडोर एंट्री हो जाएगी क्या? तो देखिए, अब ये बैकडोर एंट्री तो होने की और ही है, लेकिन सरकार चाहे तो इस बैकडोर एंट्री को भी रोक सकती है। सरकार ने बीच में एक प्रयास भी किया था, वो प्रयास ये था कि डेपुटेशन पे
माफ़ कीजिएगा, डेपुटेशन पे जो असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर है उनको छोटे-छोटे जो कॉलेज है राजशेष वाले, उसमें डेप्यूटेट कर दिया, मतलब उसमें उनको नियुक्त कर दिया कार्य व्यवस्था। अच्छा, तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ पर जो कोई व्यक्ति विद्या संबल योजना के अंतर्गत लगा है, उसको सीधे तौर पर हटा दिया गया और कैविएट वगैरह भी लगी थी इसके ऊपर। तो सीधी-सी बात है कि अब उसमें विद्या संबल जो सहायक आचार्य हैं, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हालाँकि अब इसमें समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती है, वापस वो डेपुटेशन रद्द हो जाए तो वापस फिर वो पोस्ट खाली हो जाएगी और पीछे वाली भरी रहेगी। तो ये एक तरीका सरकार ने प्रयोग किया, लेकिन इस तरीके से आप 3540 पदों को रोक नहीं सकते, क्योंकि इससे तो परमानेंट कॉलेजेस सारी खाली हो जाएंगी। तो ये तरीका थोड़ा कम कारगर है। एक अच्छा और बढ़िया तरीका क्या है, अब ये जो मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये RVRS वाली जो कहानी वो क्या है, तो राजस्थान वॉलंटरी रूरल एजुकेशन सर्विस, आज से लगभग 2 दशक पहले एक ऐसा रूल लाया गया जिसके अंतर्गत ऐसे कॉलेजेस जो कि SFS थे, मतलब जो स्वयं वित्त पोषित थे, जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत चलते थे, और या फिर ऐसे कॉलेजेस जो जिसमें जो है सरकार का कुछ न कुछ अंश था, मतलब सरकार का कुछ न कुछ उनके आर्थिक स्रोतों में योगदान था, उसके निजी, ऐसे जो निजी कॉलेज थे उसके बहुत सारे कॉलेज लेक्चरर्स को सरकार ने अपने अंतर्गत शामिल कर दिया और उनको गवर्नमेंट कॉलेज में नियुक्तियां दे दी। अब उनको जब नियुक्तियां दी गई, हालांकि ये इतनी बड़ी संख्या में नहीं थे कि 3500 2500 ऐसे नहीं थे, कम संख्या में थे। तो ऐसे जब इनको नियुक्तियां दी गई, तब उसमें क्या हुआ कि वो लोग लेक्चरर के रूप में लगे। शुरुआत में उनको एक भेदभाव भी सहन करना पड़ा कि यार तुम लेक्चरर हो, हम असिस्टेंट प्रोफेसर है। हालांकि तब तक तो उनको भी, जो परमानेंट वाले थे, जो इंटरव्यू के बेस पे या फिर जो एग्ज़ाम देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, वो भी तब कॉलेज लेक्चरर कहे जाते थे, लेकिन इनको केवल व्याख्याता ही कहते थे, कॉलेज वगैरह ऐसा नाम भी नहीं लगता था। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें कोर्ट में गई, इन्होंने अपने जो अधिकार की डिमांड करी। अब 1 या 1.5 साल पहले मैंने आपको अपडेट भी दी होगी, तब जो है ये निर्णय आया था कि इसमें जो लेक्चरर जिनको कहा जाता है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद नाम दे दिया जाएगा। अब इन लोगों को बिना किसी एग्ज़ाम के वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया, बिना किसी प्रॉपर, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बिना एग्ज़ाम के लोग वहाँ आए। और इससे जो स्थायी सहायक आचार्य हैं उनको भी बड़ी परेशानी हुई कि यार हम इतनी तैयारी करके यहाँ पहुँचे तो भी हमको केवल सैलरी ही मिली, जो 40,000 स्टार्टिंग है, फिर 85,000 90,000 रहती है, वो ही मिली। और इनको इसके जो पीछे का पूरा हिसाब किताब है, जो पीछे का पूरा एरियर है, जिसको एरियर बोलते हैं हमारे इसमें गवर्नमेंट जॉब की लैंग्वेज में एरियर कहते हैं, मतलब जो जहाँ से ये इन्होंने शुरू किया निजी कॉलेज में पढ़ाना, और RVRS के तहत जब इनको शामिल किया गया, तब इनको जो है कोर्ट में जाने का ये फ़ायदा मिला कि इनको पूरा वेतन मिला। आज अगर विद्या संबल योजना में लगे साथियों को स्थायी किया जाता है, तो आप मान के चलो कि ये भी वही डिमांड करेंगे कि हमें एरियर दिया जाए, जो 40,000 में आपने हमसे काम करवाया पिछले 5 सालों में या 7 सालों में या 9 सालों में, तो 2 साल तक तो प्रोबेशन वाले मान लिए, उसके अगले जो बच गए 3 साल, 5 साल या 7 साल, क्योंकि 9 साल पे ये चीज़ें लागू होने लगती हैं, तो सीधी-सी बात है कि हमें उन सालों का एरियर दिया जाए। और कोर्ट का भी कुछ निर्णय बड़ा निराला रहता है कि वो वाक़ई में एरियर को अलाउ भी कर देते हैं, तो फिर लाखों रुपए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख ऐसे इनको मिलते हैं, जो RVRS वालों को मिले। कई कॉलेज लेक्चरर जो स्थायी साथी हैं वो मिलते हैं, तब कहते हैं कि सर ये तो बड़ा लॉस हो गया, हमें तो यार कुछ नहीं मिला, एग्ज़ाम दे के आए, इंटरव्यू दे के आए, इतनी तैयारी, 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 साल लगते हैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी में, तो इतना कुछ करके आए और हमें कुछ भी नहीं मिला। और जबकि ये लोग ऐसे ही आ गए, और आए तो आए, चलो कोई बात नहीं, और आने के बाद भी इनको एरियर मिल रहा है 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख तक का। ये रियल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा, नहीं तो क्या है वो साथी बोलेंगे कि सर आपने तो हमें बदनाम कर दिया। तो ये चीज़ें तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये चीज़ें मैंने रियल अपने कानों से सुनी हैं, और ऐसा कुछ RVRS को लाभ मिला और अब उनको पदनाम और मिल गया। अब वो रिटायर होंगे तो वो लेक्चरर नहीं लिखेंगे, वो प्रॉपर एसोसिएट प्रोफेसर लिखेंगे, और कोई माई का लाल उनको ये नहीं पूछ सकता कि आप किस एग्ज़ाम से आए और किस रैंक से आए और कौन सी क्या कट ऑफ रही आपकी, क्या किताबें पढ़ी, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो लोग ज्ञानी नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, डेफिनेटली हैं, लेकिन एक तरफ जहाँ एग्ज़ाम सिस्टम चल रहा है और एक तरफ जहाँ बिना एग्ज़ाम के भी कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। या तो पूरा ही आप ये सिस्टम कर दो, एग्ज़ाम को ख़त्म कर दो, जैसे होते ही नहीं थे 20-25 साल पहले, 30 साल पहले एग्ज़ाम कहाँ थे ही नहीं, तो ऐसे ही कर दो आप जैसा पहले था। और यहाँ फिर जब एग्ज़ाम कर रहे हो तो मैं समझता हूँ एग्ज़ाम से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बिना एग्ज़ाम वाले में फिर क्या है कि कई लोग उस हिसाब की PhD लेकर आए होते हैं
जिनका 10-10 बार फॉर्म भर दिया, नेट नहीं क्लियर हो रहा है, वो नेट जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो नेट जो हर साल 2 बार आयोजित होता है, वो उनसे 20 बार फॉर्म, मतलब टोटल हर साल 2 बार के हिसाब से 10 साल में 20 बार आवेदन हो गया, लेकिन उनसे क्लियर नहीं हुआ। जेआरएफ तो और दूर की कौड़ी है, वो लोग पीएचडी लेकर आए हैं, वो भी पिछली एक, वो कहते हैं ना, 1 या 1.5 दशक की। तो फिर आप सोचो कि ये पीएचडी काम की क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे पीएचडी वाले सभी लोग फर्जी हैं या नेट वाले सभी रियल है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे रियल लाइफ में कुछ लोग देखे हैं जो खुलेआम ये कहते हो रहे हैं बच्चों से कि हम तो फलानी यूनिवर्सिटी से ले आएंगे डिग्री, हम तो पीएचडी तो यूँ बस खड़े खड़े बना देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। मैं देखता भी हूँ अपने साथ में कई सारे लोगों को। तो ऐसे लोग फिर अगर वो स्थायी होंगे तो वो क्या ही करेंगे। एटलीस्ट एग्ज़ाम से हाँ, पढ़ाएँ, नहीं पढ़ाएँ, बच्चे आए, नहीं आए, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन परीक्षा से जो व्यक्ति आएगा एटलीस्ट उसकी ये तो क्रेडिबिलिटी है कि हाँ, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हाँ, वो उस विषय का ज्ञाता ज़रूर है। अब वो आगे आके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, ये तो आपको पता है सरकारी कॉलेजों में कितनी पढ़ाई होती है। लेकिन कुछ तो उसके अंदर टैलेंट देख के गवर्नमेंट लेती है, लेकिन यहाँ तो फिर आप समझ जाओ कि चीज़ें क्या चल रही। तो ये RVRS की कहानी तो वो भी दोहराई जा सकती है अगर सरकार समय पे नहीं जागती है। अब देखिए, एक प्रश्न ये अभ्यर्थी उठाता है कि सरकार के हाथ में क्या है, सरकार क्या चाहती है, क्या सरकार कुछ भी नहीं कर सकती क्या? तो देखिए, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि ये जो कोर्ट ऑर्डर जो दे रहा है वो यही कह रहा है कि आप गेस्ट फैकल्टी के ऊपर गेस्ट फैकल्टी नहीं लगा सकते। मतलब विद्या संबल का कोई लगा हुआ उस पर विद्या संबल का नहीं लगा सकते, तो सेम व्यक्ति को कंटिन्यू करो। एक दूसरी बात, विद्या संबल वाले के ऊपर एक तरीके से 5 साल वाली जो भर्ती है ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, विद्या संबल भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। वो 1 साल के लिए विद्या संबल, और ये राजशेष वाली जो अपने टीचिंग एसोसिएट है ये 5 साल के लिए। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्सेस कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया। इसीलिए कोर्ट ये ऑर्डर दे रहा है कि भाई आप अनुबंध आधारित पे अनुबंध आधारित को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप एक उसके ऊपर स्थायी भर्ती, डेफिनेटली ये एक चीज़ और है। मतलब कोर्ट ने अभी तक ये नहीं मना किया है कि आप स्थायी भर्ती इस पे नहीं निकालो, ये भी नहीं मना किया है कि आप इस पर ट्रांसफर से अभ्यर्थी मत लाओ, ये भी नहीं मना किया है कि आप डेपुटेशन से मत लाओ। तो डेपुटेशन वाला इन्होंने ट्राई किया। अब ट्रांसफर से तो ऐसा है कि जो कॉलेज लेक्चरर है, जो स्थायी है, जो लाख रुपए से ऊपर सैलरी ले रहा है, वो जाना भी नहीं चाहता ऐसी जगह, क्योंकि इसको पता है जैसे ही जाऊँगा वहाँ मेरे को प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे अस्थायी है, मैं स्थायी हूँ। तो प्रिंसिपल का चार्ज हर कोई लेना भी नहीं चाहता। आज एक बेरोजगार अभ्यर्थी ये ज़रूर सोचता है कि मैं कब जाऊँ, कब मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ, हाँ, बस क्या बात है। लेकिन जब वो नौकरी लग जाता है तब वो जिम्मेदारियों से बचने लगता है कि कौन माथाफोड़ी करे। एक शब्द है इसमें हिंदी में तो माथा पच्ची होता है, मारवाड़ी में होता है माथा फोड़ी। तो ये कौन करे, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए हर कोई प्रिंसिपल बनने से बचना चाहता है। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो पढ़ाना भी नहीं चाह रहे और प्रिंसिपल भी नहीं बनना चाह रहे, और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं। हमारे खुद के एक पूर्व प्रिंसिपल थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका यहाँ पे, इतने टैलेंटेड मैथ्स के प्रोफेसर कि पढ़ाते भी थे बच्चों को। मैथ्स में स्टूडेंट इतने ज़्यादा होते नहीं, आपको पता है आर्ट्स की तुलना में, कि जैसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनकी तुलना में कम होते हैं। तो फिर भी उनकी इच्छा इतनी रहती थी कि वो उनकी क्लास भी लेते थे 2 से 3 घंटे, और प्रिंसिपल का भी पूरा काम करते थे पूरे कॉलेज का। तो ऐसे महान व्यक्ति भी रहे और ऐसे व्यक्ति भी रहे जो कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे फ़ोन चलाएंगे और फिर भी क्लास नहीं लेंगे। ऐसे लोग भी मैंने रियल लाइफ में देख रखे हैं कॉलेज एजुकेशन में। तो सरकार डेफिनेटली कर सकती है। अब सरकार क्या कर सकती है इसमें? सरकार इस पे स्थायी भर्ती निकाले। इनके अंतर्गत एक समिति बनी थी, प्रोफेसर कैलाश सोडानी समिति, जो कि VMOU के जो है वो कुलपति थे। तो उनकी एक समिति बनी थी, अब ये 1.5-2 साल पहले की बात है। तो उन्होंने उस टाइम 300 के समथिंग कॉलेज थे, ये कॉलेज एजुकेशन राजशेष के, जो पुराने वाले नहीं, मतलब नए जो खोले राजशेष के अंतर्गत वो वाले। तो 300 में से उन्होंने ये बोला था कि 200 तो आप कंटिन्यू रखो और 100 बंद कर दो। अब अगर बंद कर दे तो सरकार का वोट बैंक चला जाए, तो इसलिए सरकार बंद तो नहीं कर सकती। लेकिन 200 को उन्होंने ओपन रखने को बोला, इसीलिए 200 ऐसे कॉलेज मान सकते हैं जहाँ पर लगभग 1500 से 2000 ऐसी पोस्टें हो सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो काम की हैं। मतलब जिस पे अगर सरकार स्थायी भर्ती निकाले तो सरकार को बहुत बड़ा कोई लॉस भी नहीं होगा, और सरकार का जो एक तरीके से वोट बैंक है वो भी अच्छा खासा रहेगा, अभ्यर्थियों को भी एक सही मौका मिल जाएगा। क्योंकि सभी पे ही निकाले, जैसे 4000 के समथिंग पोस्ट है, तो फिर तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ये 6000 ग्रेड पे कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। तो ये सरकार की थोड़ा कम जचेगा। लेकिन अगर वो 200 कॉलेज के हिसाब से चलें, जिसमें 1500 से 2000 पोस्ट होंगी, तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि उस पे सरकार कुछ ना कुछ अवश्य
जो है वो कर सकती है। उन अगर 1500 या 2000 पोस्ट को अगर स्थायी भर्ती के साथ मर्ज कर दिया जाए तो सबसे पहली बात तो ये विद्या संबल वाला सारा जो मैटर है वो भी क्लियर हो जाएगा, ये विवाद निबट जाएगा। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी जो सरकार के वोट बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट का काम करेगी, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में सरकार का वोट बैंक दो तरीके से प्रभावित होता है। एक तो ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो सारे खुद वोट दे सकते हैं, प्लस ये कि उनके बच्चे मतलब उनके स्वयं के और उनके विद्यार्थी वो भी वोट बैंक की तरह काम करते हैं, क्योंकि एक 18 साल उम्र तो हो ही जाती है जब इंसान कॉलेज पहुंचता है। तो ये एक बेनिफिट सरकार ले सकती है अगर थोड़ा सोचे सही तरीके से। तो उन 200 जो कॉलेजेस जो हैं, जो कैलाश सोडानी समिति ने कहा था कि इनको नहीं बंद करना है, बाकी 100 वाले देख लो आप, तो वो उन 200 वाले जो 1500 से 2000 पोस्ट हैं उनको जोड़ा जा सकता है। किसके अंतर्गत? ये परमानेंट वाली जो भर्ती आएगी उसके अंतर्गत। अब ये सरकार की मंशा पर डिपेंड है कि इस केस को कितना खींचना है, सुनवाई पे सुनवाई करनी है, विद्या संबल को रखे रखना है, या फिर आपको जो है कुछ ऐसे लोग लाने हैं जो सच में बहुत मेहनत कर सकते हैं और दिन रात खपा कर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो वो अब इस चीज़ों से ये मत समझना कि विद्या संबल योजना से अपनी कोई दुश्मनी है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक तरफ कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो बाहर बैठा है, और एक तरफ ऐसा व्यक्ति जिसने फिलहाल कोई ऐसी मेहनत नहीं करी है और वो अंदर बैठा है, तो देखकर थोड़ा हृदय जलता है। इसीलिए ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, भर्ती का संभावित भविष्य क्या और आपके पास विकल्प क्या है, क्या एक अभ्यर्थी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, भर्ती का संभावित भविष्य यही है कि ये भर्ती जो टीचिंग एसोसिएट वाली है, अगर ये कंटिन्यू होती है, बाई एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पद 1000 के समथिंग शेष रहेंगे जिन पे वीएसवाई की कोई रिटें नहीं लगी हुई है। और उसमें फिर अधिकतर पद वो होंगे जिसमें ओरिजिनल अभ्यर्थी बहुत कम है, और वो भी फिर खाली जाएंगी क्योंकि रूल 40% का भी है। हालांकि इतना तो चांस नहीं है 40% वाला, क्योंकि आरएसएस भी करवाएगी, आरपीएससी नहीं करवाएगी, तो वो तो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन उसमें ओरिजिनल जो जिसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, उसमें फिर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कब लाभ मिलेगा। साइंस में भी जैसे आप देखो, फिजिक्स है, विशेषकर जूलॉजी या बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छे खासे अभ्यर्थी होते हैं, तो वो फिर मैं समझता हूँ कि बाहर के बाहर रह जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर पोस्ट बिल्कुल जीरो होगी, सारी विद्या संबल से भरी हुई है। और जो नई भी भरी हुई थी उसमें अब दोबारा विज्ञापन निकाले थे आयुक्तालय ने, तो उसमें दोबारा आवेदन लिए गए, तो जो नई भरी हुई वो भी अभी भरी जा चुकी है, और उसके अभ्यर्थी भी अब कोर्ट जा चुके होंगे अगर उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो भर्ती का भविष्य सीधी सी बात है अंधकारमय है। अब ऐसी स्थिति में एक अभ्यर्थी क्या करे? अभ्यर्थी तैयारी करे। तैयारी इसीलिए क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि 500 से ज़्यादा पोस्टों पे स्थायी भर्ती जो है वो आ रही है। 371 पद शेष रह जाएंगे 2023 वाली और 25 वाली भर्ती पूरी होने के बाद में। तो वो वाला वीडियो आप देख जरूर लीजिएगा, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और प्लस वो भी वीडियो देखिएगा कि एक सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। पिछली जो एक दशक की वैकेंसीज हैं उनके ऊपर एक एवरेज आंकड़ा तैयार करके मैंने वो वीडियो तैयार किया था। तो ये दो वीडियो, इनके लिंक मैं बैक टू बैक आई बटन में दे रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि परमानेंट वाली जो 500 पोस्टें हैं, या एग्जैक्ट कहें तो 371 प्लस रिटायरमेंट वाली पोस्ट हैं, जिसके ऊपर आरपीएससी ने डिमांड किया था कि हमें जो है आप जानकारी दो कि कौन कौन रिटायर हो रहा है, जो कि 3 महीने नॉर्मली ईयर के एंड में मांगा जाता है। इस बार थोड़ा जल्दी मांग लिया, तो 3 महीने एडवांस आरपीएससी चल रहा है, तो एक स्थायी भर्ती देखने मिलेगी। इसका भी मैं जो लिंक है वो आपको आई बटन में दे दूंगा, बैक टू बैक 1-1 मिनट के गैप से। तो वो आप ज़रूर ये तीनों वीडियो देखिए, काफ़ी काम की वीडियो आपको लगेंगे, और उसको ही आधार मानकर आप तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि सरकार के पास, मैंने जैसा आपको कहा कि वो वाला भी विकल्प है कि वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, मतलब विद्या संबल से मुक्ति भी मिल जाए और इनको स्थायी भी नहीं करना पड़े। ऐसा जो विकल्प है वो ये है कि उन 200 कॉलेज जिनको महत्वपूर्ण बताया है प्रोफेसर कैलाश सोडानी समिति ने, उनको जो है वो स्थायी भर्ती के अंतर्गत लेते हुए उनके ऊपर जो 1500 से 2000 पोस्ट हैं उसके ऊपर लगभग 1500 पे आप भर्ती निकाल लो, और 300 से 400 या यूँ के 500 विथ रिटायरमेंट वाली जो पोस्टें जुड़ेंगी वो 2000 पोस्टों पे बहुत गजब की भर्ती आ सकती है। और अशोक गहलोत जी जैसा रिकॉर्ड भजन लाल जी के नाम भी हो सकता है कि मैंने बहुत बड़ी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती निकाली। तो बिल्कुल आपके पास विकल्प तैयारी का ही है, एक अभ्यर्थी के पास विकल्प प्रिपेयरनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी ये सारी राजनीतियाँ हैं, चलती रहेंगी, और स्कूल एजुकेशन में विद्या संबल आ ही रही है। और जैसे हमारे बाड़मेर के एक बहुत प्रसिद्ध टीचर है, उन्होंने कहा कि एक दिन एक वक्त आएगा जब स्कूल लेक्चरर की भी पोस्टें नहीं होंगी, वहाँ भी टीचिंग एसोसिएट शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत सही कहा एक्चुअली।
तो अब ये धीरे धीरे प्राइवेटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। अगर सरकार चाहती है कि हम अपनी ये छवि बदलें कि हम जो है निजीकरण की ओर नहीं जा रहे हैं, तो फिर ये तरीका है कि उन 200 कॉलेजेस की जो पोस्टें हैं, और हर कॉलेज में 7 से 8 पोस्ट होती है, 7 तो सब्जेक्ट ही होते हैं, सीधे एक प्रिंसिपल वाली मान लो, तो ये 200 की लगभग 1600 से 2000 पोस्ट आप मान सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे आंकड़ा। तो ये 1500 और 500 ये वाली जो 371 मैंने बता रखा, वो इन 2000 को मिला के एक बढ़िया अच्छी भर्ती निकालो, और ये निजीकरण वाला धब्बा जो भाजपा की सरकार पे लगते रहता है, उससे ये मुक्त हो सकते हैं अगर चाहें तो ये तो है रास्ता। बाकी देखो, सुनवाई कोर्ट वकील ये खेलते रहो, और ये तो चीज़ें चलती रहती है, लेकिन पढ़ने वाला अभ्यर्थी नुकसान में नहीं रहना चाहिए। और मेरा बस यही जो है वो इच्छा और आकांक्षा है सरकार से। बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं शीघ्र ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।